संघर्ष करना समस्या नहीं है मेरे लिए, मेरा शौक है। जीत हासिल करना मेरी ज़रूरत नहीं, मेरा जुनून है। चलिए दोस्तों, इन पंक्ति के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं दिनेश गौतम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल GS51 में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, नई दिल्ली भारत की राजधानी का उद्घाटन कब किया गया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका सन 1931। सन 1931 में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहाँ से स्टेडियम मिला है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से स्टेडियम मिला है? दोस्तों स्टेडियम जो है ये गुजरात से मिला है। स्टेडियम आपको गुजरात से मिला है। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में गुजरात में स्टेडियम पाया गया है। और गुजरात में एक गांव पड़ता है कुरन, गांव का नाम है कुरन, यहीं पर ये पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कालीबंगन में किस स्थान पर दो फसलों को एक साथ बोए जाने के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगन में किन दो फसलों को एक साथ बोए जाने के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार आज दो फसलें एक साथ बोई जाती है, ठीक उसी प्रकार भी दो फसलें एक साथ बोए जाने की शुरुआत हो चुकी थी। और ऑप्शन है गेहूँ और जौ, गेहूँ और सरसों, सरसों चना, बाजरा और मक्का। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो होगा आपका सरसों और चना। सरसों और चना करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कालीबंगन में आपने देखा होगा कि हल से खेत बहाने के वो साक्ष्य मिले हैं। तो वहाँ पर जो खेती बहाए गए थे तो वो ऐसे बहाए गए थे, ऐसे ऐसे, और इन्हीं पट्टियों में गेहूँ और चना बोए गए थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की कुल सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि भारत की कुल सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। कुल सीमा, अब दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। और जो भारत की समुद्री सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर है। दोस्तों अगर मैं इनको जोड़ दूं तो लगभग ये 22,700 किलोमीटर के आसपास बन जाती है। 22,700 किलोमीटर के आसपास बन जाती है। तो इसका 22,700 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है? दोस्तों हड़प्पा नगर सहारनपुर में स्थित अभी नए नए इनकी खुदाई में निकले हैं। और सही आंसर होगा इसका, आपने देखा होगा हुलास भी है, इसका हुलास भी आंसर करेक्ट है। और बड़ा गांव भी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2, 2 और 3 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PRD प्रांतीय रक्षक दल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सन 1947 का करेक्ट आंसर होगा। सन 1947 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दृष्टिबाधित हेतु पुस्तक ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ पर है? दोस्तों जो दृष्टिबाधित लोग जो होते हैं वो पुस्तक पढ़ते हैं छू करके, उसकी जो पुस्तक की प्रेस है वो अपने क्या वाराणसी में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, भोपाल में है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों लखनऊ। लखनऊ में ये पाई जाती है, लखनऊ में। लखनऊ इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत कला भवन स्थित है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश परीक्षाओं में क्वेश्चन हमें देखने को मिलता रहता है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वाराणसी। करेक्ट आंसर इज द वाराणसी। वाराणसी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत भवन, अगर मैं बात करूं भारत भवन, भारत भवन, दोस्तों आपका भारत भवन जो है वो भोपाल में है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको भारत भवन मिलता है तो आप भोपाल लगाइएगा, अगर आपको भारत कला भवन मिलता है तो आप इसका आंसर वाराणसी ही लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा साझा करती है? कितनी सीमा साझा करती है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा
579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पर्वत चोटी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। क्या कामतगिरी है, क्या अमसोत है, क्या विंध्य है, या इनमें से कोई नहीं है? दोस्तों ये जो अमसोत पर्वत है, आप देख रहे होंगे, ये जो अमसोत पर्वत है ये आपका सहारनपुर में पाया जाता है। और सहारनपुर में भी ये पर्वत जो है आपका शाकुंभरी देवी में पाया जाता है। आप में से बहुत से शाकुंभरी देवी जरूर गए होंगे। शाकुंभरी देवी में ये पाया जाता है। शाकुंभरी देवी में दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है वो 3140 फीट की इसकी ऊंचाई है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। अगर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अगर आपको पेपर में दिखाई देता है तो आप इसका आंसर जरूर लगा कर आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रेखा को पार करने में एक दिन में तारीख बदल जाती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। भूमध्य रेखा, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हमारी एक रेखा होती है जिसको हम 180 डिग्री तिथि रेखा बोलते हैं। 180 डिग्री तिथि रेखा बोलते हैं। 180 डिग्री तिथि रेखा। और दोस्तों जब हम इधर से इधर आते हैं तो हमें एक दिन कम हो जाता है। जब हम इधर से इधर जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। अगर हम यहाँ 21 तारीख में हैं और हम उसको पार कर जाते हैं तो हम यहाँ 22 तारीख में आ जाते हैं। और अगर हम यहाँ 22 में हैं और अगर हम इसको ऐसे पार कर जाते हैं तो 23 में पहुँच जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इधर से इधर आते हैं तो 21 में, उधर से इधर 21 से इधर जाते हैं तो हम 22 में पहुंच जाते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी है? अब देखिए, आपने दोस्तों देखा होगा, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं जो इस तरीके से होती हैं। ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं। और ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। ये देशांतर रेखाएं होती हैं। दोस्तों अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है, अगर मैं अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो उनके मध्य जो दूरी होती है वो आपकी होती है 1 किलोमीटर। ये दूरी आपकी अक्षांश रेखाओं के मध्य होती है। अगर मैं देशांतर रेखाओं की बात करूं तो दोस्तों देशांतर रेखाओं के मध्य आपकी जो दूरी होती है वो होती है 1.32 किलोमीटर। और दोस्तों ये जो दूरी होती है ये आपकी मध्य रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। अगर हम इससे ऊपर ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये दूरी कम होती चली जाती है। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हवाएं दिन में चलती हैं। दोस्तों ये कंसेप्ट भी मैंने आपको पढ़ाया था। हवाएं जो होती है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। देखिए दोस्तों, जब सूरज निकलता है और गर्मी धूप अपना असर दिखाती है तो आप देख पाते होंगे कि स्थल जो है वो समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। और जल्दी गर्म होने से हवाएं जो है वो समुद्र से स्थल की ओर चलना शुरू कर देती है। और जब शाम हो जाती है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पानी पृथ्वी की अपेक्षा बहुत देर में गर्म होता है, ठंडा होता है। तो वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, इसलिए हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो हवाएं दिन में चलती हैं। तो स्थल ज़्यादा गर्म होगा समुद्र की अपेक्षा, तो जो हवाएं हैं वो चलेगी आपकी समुद्र से स्थल की ओर, क्योंकि स्थल गर्म होगा, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा समुद्र से स्थल की ओर। दिन में हवा चलती हैं समुद्र से स्थल की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से प्रभावित होती है? दोस्तों गंगा जो उत्तर प्रदेश में है वो आपकी होती है 28 जिलों से प्रभावित होकर चलती है, 28 जिलों से। और दोस्तों अगर मैं बात करूं गंगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने किलोमीटर की लंबाई के साथ प्रभावित होती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1140 किलोमीटर। 1140 किलोमीटर। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि गंगा किस ज़िले से उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं एंट्री की तो वो है आपका बिजनौर। जी हाँ, बिजनौर।
बिजनौर से गंगा उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि गंगा किस ज़िले से एग्जिट करती है या किस ज़िले से बाहर निकल जाती है, तो दोस्तों उस ज़िले का नाम है आपका बलिया। बलिया, जी हाँ, बलिया ज़िले से गंगा बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो गंगा की जो एंट्री है वो जिला बिजनौर से और जो एग्जिट है वो बलिया से हो जाता है और बलिया से वह बिहार में एंट्री कर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना पक्षी विहार कहाँ पर है? दोस्तों पटना पक्षी विहार के बारे में यहाँ पर पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा आपका एटा में। पटना पक्षी विहार आपका होगा एटा में। इसका आंसर पटना नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा एटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उर्दू को राज्य उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका सन 1989 में। सन 1989 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की राजधानी का उद्घाटन किसने किया था? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत की राजधानी को हस्तांतरित किया गया था और उसको राजधानी का मूर्त रूप दिया गया था, तो लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, लॉर्ड इरविन द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रह के चंद्रमा सबसे अधिक है? चंद्रमा से मतलब है उपग्रह। दोस्तों किस ग्रह के उपग्रह सबसे अधिक है? तो चलिए आइए जानते हैं। ये शनि है, यहाँ पर वर्तनी शुद्धि करते हैं, ये है आपका शनि। तो दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों में कभी शनि के ग्रह अधिक हो जाते हैं, कभी बृहस्पति के ग्रह अधिक हो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर शनि के अभी ग्रह कुछ दिन पहले अधिक थे और अभी फरवरी में फिर से बृहस्पति के ग्रह अधिक हो गए थे। लेकिन शनि के फिर से अब 65 ग्रह खोज ले गए हैं। तो आधुनिक समय में अगर मैं बात करूँ तो शनि के ग्रह सबसे ज़्यादा हैं और शनि के 145 उपग्रह हो चुके हैं, जबकि बृहस्पति के मात्र 95 उपग्रह हैं। तो इसका आंसर होगा शनि। शनि इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है? दोस्तों जो अपना माउंट एवरेस्ट है इसकी जो ऊंचाई है उसमें वृद्धि हुई है 0.86 की, 0.86 मीटर, यहाँ पर मीटर है, 0.86 मीटर। तो दोस्तों अब माउंट एवरेस्ट की बात करूँ तो उसकी हो गई है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर इसकी हो गई है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे और आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।